नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज बिना किसी भूमिका के सबसे पहले मैं अपने मेहमान को इस चर्चा में शामिल करता हूं, तब आगे बात हम आगे बढ़ाएंगे। फिर सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी हैं। आप इनसे परिचित हो चुके हैं। मैंने परिचय एक बार करवाया था कि इस उम्र के इस पड़ाव पर जब आराम से सुकून से घर में बैठ सकते थे, उस वक्त लोकतंत्र को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, इस देश की चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। 75 पार कर चुके हैं, 77 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन लगातार डाटा पर काम करते हैं, तथ्य निकालते हैं, सबूत निकालते हैं। और तमाम लोग घरों में बैठ करके क्रिटिसाइज सिर्फ करते हैं, वो लड़ने के लिए नहीं तैयार। लेकिन डॉक्टर साहब लड़ने के लिए हर कदम पर लड़ने के लिए खड़े होते हैं। हरियाणा में शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। ये बात हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम की है, हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया की है। हरियाणा में शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजा, उसी वक्त डॉक्टर साहब ने 90 सीटें, जो कुल 90 सीटें हरियाणा में थी, उन 90 सीटों में एक एक सीट का एनालिसिस करके और डाटा लेकर के सामने आ गए। 90 सीटों का एनालिसिस है, किस सीट पर कहां कितनी गड़बड़ हुई है, कितने वोटों की ज्यादा गिनती हुई, कम गिनती हुई, एग्जैक्ट हूबहू गिनती हुई है। ये सारा आज आपके सामने एक एक दस्तावेज रखेंगे, एक एक जानकारी आपको देंगे कि 90 सीटों में कितनी सीटों पर गड़बड़ी की आशंकाएं हैं, और अगर हैं तो राजीव कुमार जवाब क्यों नहीं देते हैं। बात बार बार जब हम मशीन की करते हैं तो एपेक्स कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला गया है। आखिर क्यों न्यायालय में जाकर के भी हम खाली हाथ रह जाते हैं, और क्यों देश का जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, वो ढांचा संदेह के इस बादल को हटाने में या छांटने में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। ये बड़े गंभीर सवाल हैं, और ये सवाल तब और मौजूद हो जाते हैं जब मैंने कई बार ये चर्चा किया है कि जर्मनी में मात्र 2 व्यक्तियों के संदेह के आधार पर वहां की संवैधानिक अदालत ने मशीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हमारे देश में लाखों लोगों के संदेह को डस्टबिन में डाल दिया गया है। ये आखिर कैसा लोकतांत्रिक ढांचा है, कैसी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब से मैं पहले तथ्यात्मक बातें करूंगा, तथ्यों पर हरियाणा के, और फिर क्या डर है महाराष्ट्र और झारखंड में उस पर। डॉक्टर साहब, हरियाणा में जी आपने एक एक सीट का एनालिसिस कर लिया, क्या क्या जी सामने आया है सर? देखिए चित्रांश जी, जो हम देखते रहते हैं कि ये जो चुनाव हुआ, तो हम्म, उसमें हम जानते हैं सभी, एक तो जो आंकड़ा निर्वाचन आयोग देता रहा, वो केवल पहले 2 चरण में जो दिया, 2 दफा 7 बजे हम्म, और 11:45 पे, पौने हम्म, 12 बजे रात को, 5 अक्टूबर हम्म, को। उसमें उसने जिला वार जो दिया, जिला वाइज, तो हम्म, उसका प्रतिशत दिया वोट का। वोट हम्म, तो गिनती में डलते हैं ना, वोट का हम्म, प्रतिशत देने के कारण उसमें क्या हुआ। अब फिर उसने बाद में जिला वाइज दिया, उसके बाद ब्लॉक वाइज दिया, 2000 कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, 7 तारीख को हम्म, 9:45 बजे, 8:46 के, जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली का जो है, वो है हमारे पास। तो उसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे दिया। पहले कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परसेंटेज दिया। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परसेंटेज है, मैंने हम्म, मार्क किया हम्म, हुआ है कहाँ क्या है क्या हम्म, नहीं, सब उसमें मेल फीमेल सब दिया है। हम्म, उसके पहले जो ये आंकड़ा ऐसे देता था डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाँ, तो इसका इसी का पूरा आंकड़ा जब आता है, तो हमने क्या किया, पहले तो ये देखने की कोशिश की कि जो इन्होंने आंकड़ा दिया है जिला वाइज कितना वो है, और स्टेट का कितना है।
तो कुछ स्टेट का भी आंकड़ा दिया। अब हमने ये कैलकुलेशन किया जो आप पूछना भी चाहते हैं, दर्शकों को बताना भी चाहते हैं आशीष जी। हमारे जो रजिस्टर्ड वोटर थे जो निर्वाचन आयोग ने बताए हरियाणा में, तो 2,03,54,350 थे। इसको अगर मिलियन में बोले तो 20.35 मिलियन। उनमें से चुनाव जो निर्वाचन आयोग ने बताया वो आखिरी आंकड़ा जो है वो 69.90% पोलिंग हुआ है, वोट पड़ा है, वोटर टर्नआउट जिसको बोलते हैं, ईवीएम वोट। इसको ईवीएम वोट की गिनती है ये, क्योंकि वो ईवीएम वोट बताया, दूसरा तो बाद रिजल्ट के बाद दिखता है। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये बना 1,38,20,604, 13.82 मिलियन अगर मिलियन में देना हो, 13.82। अब दूसरी परसेंटेज ये तो दी स्टेट की परसेंटेज, अब दूसरी इन्होंने जिला वाली परसेंटेज भी दी, जो मैंने ये दिखाई हमारे दर्शकों को, ये जिला वाली। अब हमने फिर एक एक जिले का जो इन्होंने आंकड़ा डाला वेबसाइट पे, ये एक एक जिले का हमने निकाला कि परसेंटेज वाइज कितना बनता है हर जिले की। जब ये हमने निकाला परसेंटेज वाइज तो हमारे पास आया 1,36,12,029। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 8,500 को तो यहीं पर अंतर आ गया। अब एक आप स्टेट वाइज आंकड़ा दे रहे हैं, वही कहीं से आया होगा परसेंटेज। फिर आप एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का 22 डिस्ट्रिक्ट का दे रहे हैं, वो भी परसेंटेज आप ही नहीं निकाला है, वो भी किसी आंकड़ा से ही निकाला होगा। दोनों का जब हम निकालते हैं, जो आपने बताया कि कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, वो भी आप ही नहीं दिया है। हमने अपना कोई आंकड़ा नहीं, हमने तो कैलकुलेट किया केवल। तो अब ये 8,500 को तो इसी में अंतर है। उसके बाद जो इन्होंने रिजल्ट डाला, जो रिजल्ट डाला काउंटिंग के बाद, मतगणना के बाद जो रिजल्ट डाल दिया शाम को 8 बजे, पूरे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डाल दिया, कितना कितना वोट पड़ा ईवीएम में वो डाल दिया, कितना पोस्टल बैलेट था वो भी डाल दिया, कितना टोटल आया वो भी डाल दिया। अब जब वो हमने ईवीएम की वोट निकाली 90 सीटों की, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो निकला 1,36,11,175। तो अब यह 9,500 वोट का अंतर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हुआ है, जहां 25-32 वोटों से सीट जीती जा रही है, वहां 100-125 वोट का अंतर हो पर कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत बड़ी बात है। एक तो ये हमें आश्चर्यजनक मतलब बनी हुई की बात। तो हमने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक किया। दूसरा जब हमने देखा कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज जो दिया, जितना परसेंटेज दिया और जितना ईवीएम में वोट निकला, उसमें बहुत बड़ा बड़ा अंतर आया। 8,000 तक पानीपत में 8,000 से भी ज्यादा अंतर है। अब वो दूसरा हमारे सामने एक चौंकाने वाला आंकड़ा था कि भाई आपने कहीं से तो कैलकुलेट किया होगा ना, आपने परसेंटेज दिया है, वो हमने तो दिया नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने दिया ना खुद, तो आपने ही उसको कैलकुलेट किया है, तो उसमें ऐसा अंतर क्यों होना चाहिए? ऐसे कैसे गड़बड़ होगी, कहाँ क्या बात नहीं बनी जिससे आपके इतना ज्यादा अंतर होगा कि 8,000, 600, 700, 900 तो बहुत ज्यादा है। पूरे 22 के 22 जिले आशीष जी जो हमने देखे, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें जितना परसेंटेज बताया था उस हिसाब से वोट ईवीएम से निकला हो। अब ईवीएम में तो वोट जितना डल गया उतना ही रहेगा ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और ये इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग है जो खुद ही बोलता है, जो इन्होंने 11:45 पे आंकड़ा जब डाला, उन्होंने बोला ईवीएम में वोट जितना होता है वही रहता है, ये खुद बोलता है, बार बार बोलता है। और हम जानते भी हैं, ये तो सब हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं। अगर वो पूरे 22 के 22 जिलों में नहीं मिलान नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। उसके आगे हमने जो देखा, जो आपने सवाल किया है, प्रश्न है आपका, कि जो 90 जो हल्के हैं विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो 90 में से केवल 4 के क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जितना आंकड़ा परसेंटेज वाइज, जो मैंने ये परसेंटेज दिखाई है ना आपको, इन्होंने अपने वेब पे डाली हुई है क्षेत्र वाइज, उसका मैंने ये आंकड़ा निकाला, बस ये इन्होंने परसेंटेज बताया, मैंने आंकड़ा निकाला और कुछ नहीं किया। ये पूरी वोट कितनी थी वहां रजिस्टर्ड वोटर, ये परसेंटेज कितनी हुई, ये कितना वोट बन गया। इसको जब मैंने निकाला, इसको मुकाबला किया जो ईवीएम से वोट निकला,
इसके बाद ईवीएम वाला वोट देखा, तो उसमें केवल 4 क्षेत्र हैं विधानसभा के जहां जितना आंकड़ा इससे आता है उतना ही। ये बड़े कटने के बाद है, अभी तो इसमें जो गड़बड़ होगा वो दूसरी बात है। ये तो जो ही उसने फाइनल बोल दिया उसके बाद है, तो उसमें केवल 4 में मिलता है। और 11 क्षेत्र ऐसे हैं जहां वोटों का अंतर जो है 500 से भी ज्यादा है, कई 1200 है, कई 1300 है। तो इतना अंतर जो है, माइनस हो गया वोट, इतना वोट कम कैसे हो गया, ईवीएम में कहाँ चला गया वोट? ये जो सवाल है हमारे सामने, एक डिस्ट्रिक्ट के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में एक भी डिस्ट्रिक्ट में आंकड़ा नहीं मिलता। 90 जो क्षेत्र हैं विधानसभा के उनमें 4 को छोड़ के मेरे को लगता है इन 4 का आंकड़ा इनके लिए ना कोई पवित्र आंकड़ा है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि 500 जो 42 सीटों का चुनाव हुआ था ना लोकसभा का, उसमें भी केवल 4 में आंकड़ा उतना ही मिला था, बाकी 538 में नहीं मिला था। इसलिए वो 4 का आंकड़ा, जैसे 13 को बुरा मानते हैं, शायद 4 को निर्वाचन आयोग के लिए कोई अच्छा आंकड़ा हो, यहाँ भी 4 का मिलता है, वहां भी 4 का ही मिलता था। तो इस बात से एक बड़ी बात सामने आ जाती है कि भी कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी गड़बड़ है। अब बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर ये वोट जो बढ़ा है, जो कम हुआ है, जैसे भी, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वोट बीजेपी को ही था गया है, ये कांग्रेस के विरोध में गया है, आपको वो कांग्रेस को क्यों नहीं जा सकता? ऐसी एक तो बात बोलते हैं। हमारा जो इसमें जो उत्तर है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई मशीन नहीं है, हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास तो कोई उनका आंकड़ा नहीं है, केवल जो निर्वाचन आयोग दे रहा है वो है हमारे पास। तो हम तो केवल अपना जो अध्ययन किया हुआ है, पढ़ाई का जो हमारा ज्ञान है, उसके हिसाब से उनको ये गणना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय गणना करने के। जब हम वो गणना करते हैं, जा तो इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग होगा बोले कि आपकी तो गणना ही करता, आपको तो गणना करनी नहीं आती। तो जा फिर बताए कि ये गणना में और उसके जो उसके आंकड़े से अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर तो निर्वाचन आयोग ने बताना है ना, हम कैसे बताएंगे? ये तो उसके कैसे। अब जो बोलते हैं बीजेपी का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं छोड़ रहा हूँ कि एग्जिट पोल क्या था, निकासी, मैं उसको बताया है निकासी चुनाव, एग्जिट को निकासी बोलते हैं हिंदी में भी। तो वो एग्जिट पोल का छोड़ दो, आप क्या था क्या नहीं था। मैं ये बात जानना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग से कि आपके जो सीटों में आंकड़ा बढ़ा वोटों का, उन जिलों में ही बीजेपी जीती है, जिनमें नहीं बढ़ा उनमें नहीं जीती। ये तो आप बताओ भाई, जहां आंकड़ा बढ़ता है वहां बीजेपी जीत रही है, जहां नहीं बढ़ता वहां नहीं जीतती। और दूसरी एक बात आशीष जी मैं और बोलनी चाहता हूँ, जो शायद हमारे दर्शकों के, जो 7 तारीख को गणना होने से केवल 12 घंटे पहले रात को 8:46 पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए, दिल्ली के जरिए जो इन्होंने दिया, वो 2.25%, 2.25% वोट बढ़ा दिया, तब लास्ट जो बढ़ाया है। अब वो 2.25% अगर वोट बढ़ा हुआ मैं गिनता हूं, तो उसमें से 23 सीटें बीजेपी को एक्स्ट्रा मिल जाती है। अकेली अकेली सीट की मैंने गणना की है, कौन कौन सी सीट जा रही है, और 2 इनेलो को मिलती हैं। अगर वो वोट नहीं बढ़ता 7 तारीख को, 5 को हो गया, 5 के 12:15 हो गया, जो भी हो गया, अगर वो वोट नहीं बढ़ता तो ये नहीं होता था। अब एक और बात जो मैं इससे जोड़ रहा हूँ, जैसा हमारे कई दर्शकों को ऐसे होता है ना कि जी आप जब कोई हार जाता है, फिर आपको ईवीएम पे सवाल आ जाता है, फिर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। अब आप JNK में जीत गए, जो विपक्षी दल है, तो आपको लगा कि वो तो ठीक है, काम तो वहां भी ईवीएम में हुआ। मैं वहां का आंकड़ा इसके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, जो अब तक किसी ने किया नहीं है। आपके चैनल से मेरे को लगता है आपके माध्यम से पहली दफा हो रहा है। अब JNK में जो चोन हुआ 3 चरणों में हुआ,
पहले और दूसरे चरण में कश्मीर का चुनाव हुआ 50 सीटों का, और तीसरे चरण में 30 सीटों का हुआ जम्मू का। तो पहले चरण में जो वोट प्रतिशत बढ़ाया वो 2.03% बढ़ा, तीनों मतलब 7 बजे, जैसे मैं बता देता हूँ, फर्स्ट चरण में, पहले चरण में 18/9 को 7:30 बजे आंकड़ा था 58.85, 85। तो रात को 11:30 बजे आंकड़ा था 61.11। तो ये 2.26 बढ़ा, 2.26। और जो फाइनल आंकड़ा था वो 61.38 था। दूसरे चरण में जो था 25/9 को, वो 7 बजे 54.11 था, और 11:45 बजे वो 57.03 था, और फिर 57.13 था। इसमें 3.02 बढ़ा। पहले 2 पॉइंट इतना बढ़ा, अब 3.02 बढ़ा। अब देखिए जम्मू में, अब जम्मू में एक कमाल हुआ है। उसमें तो ईवीएम में कहीं ना कहीं शायद कोई चूहा होगा, जो मुर्गी होगी, अंडे देती होगी शायद, थोड़ी ज्यादा अंडे दे दिए, इन्होंने कम दिए होंगे। जम्मू में जो थर्ड फेज में इलेक्शन निर्वाचन हुआ, उसमें 1 तारीख को 7 बजे 65.68, 65.68 था, और रात को 11:45 बजे वो 69.65 हो गया, 4% बढ़ गया। वहां ऊपर कहीं 4% नहीं बढ़ा, वहां पहले में क्या बढ़ा, केवल 2.26%, 2.26, 2.26। और नीचे वाले में कितना बढ़ा, 3 से भी कम, 2.86। ठीक है, यहाँ कितना बढ़ गया, 4%। उसके आगे ये हो गया 69.69। सो 4.1% बढ़ावा हुआ है जम्मू में, जबकि उसमें 3.04 है, उसमें 2.3 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कश्मीर में तो बढ़ावा नॉर्मल सा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा बढ़ावा जम्मू में भी है, इसीलिए जम्मू में सीटें बीजेपी की ज्यादा हैं। कश्मीर में तो उनका तो हमारे सामने है। सो जो इसका मुकाबला, दूसरा मुकाबला मैं इससे ये भी करना चाहता हूँ कि इसमें तो बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा जम्मू में भी, जहां इन्होंने चेंज किया, एवरेज निकालेंगे तो ये 3.5% ही बनेगा बढ़ावा पूरी जम्मू कश्मीर का। लेकिन अगर हम जम्मू का भी देखें तो ये तो 4.01% बढ़ाया है। लेकिन हरियाणा में तो, यहाँ जम्मू जैसी कश्मीर जैसी तो स्थिति है नहीं। कश्मीर में तो वोटें डालने में दिक्कत आ रही है, टेररिज्म वहां है, वहां तो एरिया बड़ा दुर्गम है, जाना आना मुश्किल है। तो यहाँ हरियाणा में इन्होंने 61.19, 61.19 से बढ़ाकर 67.90 कर दिया। तो ये 67.90 करने का मतलब 6.71%, 6.71% बढ़ा, इससे जम्मू से भी 1.5 गुना बढ़ा दिया। ये जो जो ये लांछन लगा रहे हैं ना, कि जी जम्मू के लिए तो कोई बोलता नहीं है, कि जम्मू कश्मीर में तो आप ठीक मानेंगे, जब है ठीक। उसके एक और उदाहरण मैं देनी चाहता हूँ आशीष जी, हमारे दर्शकों के लिए। एक बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, वो इलेक्शन कमीशन के बड़े फैन हैं, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल दूध होता है, उस पे तो अगर बात करेंगे तो चांद पे थूकने के बराबर होगा। तो बोलते हैं देखिए जी, यूपी में तो आंकड़ा बढ़ा ही सकते थे, तब क्यों ना बढ़ाया इन्होंने, अगर ऐसे इन्होंने बढ़ाना था। अब मैं यूपी की क्योंकि मैंने इसमें कोट किया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं कोई राइट अप कर रहा था। यूपी में पहले 2 चरण में, लोकसभा की बात है जी, हम स्पष्ट कर देते हैं हमारे दोस्तों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, कि जो लोकसभा भी हुआ 19 अप्रैल से शुरू हुआ था। लोकसभा में पहले 2 चरण में यूपी में 2.3% वोट पड़ा, पहले और दूसरे चरण में। उसमें से बीजेपी को, एनडीए को 16 में से 10 सीटें मिली। उसके बाद ये बीजेपी वाले तो जैसे घुस के मारेंगे वाली बात है, ये तो मतलब पूरा घोषणा कर देते हैं हम ये करेंगे।
उसके बाद घोषणा होनी शुरू होगी कि लोकसभा के बाद तो जाने वाले हैं योगी जी। हाँ। हम्म। तो योगी जी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं काम कर, योगी जी ने बोल दिया होगा भाई हेरा फेरी नहीं करनी। योगी जी ने हम्म। हेरा फेरी ना करने को बोला होगा अपने जो कलेक्टर थे, कलेक्टर हाँ। क्योंकि खुद है आरोप, तो उन्होंने हेरा फेरी नहीं की। उसका हम्म। कारण ये हुआ, बाकी 5 चरणों में, हम्म। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, हम्म। इन 5 चरणों ने 0.01, हम्म। 0.2, 0.24, हम्म। 0.27, 0.34 ये बढ़ावा हम्म। हुआ। जो 7 बजे आंकड़ा दिया, उसका हम्म। वो करीब वही रहा जो शाम को 7 बजे दिया। तो उसका जो नतीजा निकला कि सीटें थी 64, 64 हम्म। सीटें थी, हम्म। उनमें से बीजेपी को मिली केवल 26। हम्म। पहले 16 में से 10, हम्म। ठीक है, उसके हिसाब से 40 मिलनी चाहिए थी। 16 चौके हाँ। 64, 10 चौके 40, 40 हम्म। की बजाय मेरी 26 है। हाँ। जहां आंकड़ा नहीं बढ़ा, ये एक पुख्ता सबूत है, हम्म। इन कंट्रोवर्टिबल आर्गुमेंट, हम्म। लॉजिक एंड दी प्रूफ, कि जहां वोट नहीं बढ़ा वहां बीजेपी हारेगी, हम्म। चाहे वो लोकसभा है और चाहे वो विधानसभा है, अभी हरियाणा का है। जहां वोट बढ़ा है वहां बीजेपी जीत रही। एक तो ये बात है, ये तो कोई कहीं भी कोई इसको कितना भी गिने, नहीं जी ईवीएम में ऐसे होगा, ऐसे होगा, ईवीएम भी ये है वो है, कुछ भी बोले, उसको तो सामने दिखता है। क्योंकि हम्म। एक हम जो आंकड़ा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मेडिकल विज्ञान में भी आंकड़ा विज्ञान आता है, क्योंकि हम हाँ। देखते हैं ना कितनी उम्र होती है, क्या होता है, बहुत कुछ है। तो जब हम बायोलॉजिकल आंकड़ा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, तो हम देखते हैं कि आंकड़ा झूठ नहीं बोलता। हम्म। आंकड़ा तो एक शीशा रहता है, अगर ठीक तरीके हाँ। से किया जाओ। अगर आंकड़ा से आप खिलवाड़ करेंगे, वो जैसे ताश की बाजी में अगर पत्ता दिखा के करेंगे फिर तो गड़बड़ होगा, नहीं तो हम्म। फिर जो पत्ते हैं वही रहेंगे। हम्म। अब आंकड़ा जब ये बता रहा है कि जहां जहां आपने वोट बढ़ा दिया, वहां वहां बीजेपी की सीटें बढ़ गई एनडीए की। हम्म। जहां जहां वोट बढ़ाने का आपको मौका नहीं मिला, जहां आप बढ़ा नहीं पाए, जहां आपने बढ़ाया नहीं, कोई भी कारण हम्म। होगा, हम्म। वहां वहां उनकी सीटें कम है। ये तो अपने हम्म। आप ही, जिसको हम लिटमस टेस्ट कहते हैं, एसिड टेस्ट कहते हैं, जो सामने दिखता है, नजरी आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब हरियाणा में जब हम एक एक आंकड़े को, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से बहुत से लोगों की मैं बात सुन रहा था कि हम्म। देखिए जी उसमें ऐसे, हालांकि इसमें हमारे पास वो रिकॉर्ड है जहां ईवीएम का जो इनके चुनाव एजेंट थे, इन्होंने एतराज किया कि जी ईवीएम में गड़बड़ है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये बहुत कुछ हुआ। एक मेरे पास और आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बात किया अभी कि जी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विधानसभा में, हम्म। हरियाणा की जो विधानसभा है, मैं आपको 2-3 ये आंकड़े बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जगाधरी में हम्म। जो टोटल इलेक्टर था, हम्म। 2,33,840 था। हम्म। तो पोल परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन ने बताई जगाधरी में, जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम्म। इसमें हम्म। लास्ट 7 बजे को, पौने 8 बजे, 7 तारीख को, उसमें उसने बताया कि 78.34, 78.34% हम्म। पोल हुआ है वोट। तो उसके हिसाब से वोट निकलना चाहिए था 1,83,191, 1,83,183,191। हम्म। पर वोट निकला कितना? वोट निकला 1,82,369, हाँ। 182,369। तो हम्म। 822 वोट ईवीएम खा गया। हम्म। परसेंटेज से जो बताया था, है उसमें कहीं चूहे ने कुतर दिया वो। इसी तरह समालखा, हम्म। समालखा में 785 वोट कम निकला, हम्म। जितना इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से बनता है। सोनीपत, उसमें 768 वोट कम निकला, हम्म। जितना परसेंटेज से बनता है। अब ये मैं कितनी आपको बता सकता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब ये क्यों है? कोई बोलेगा जी ये तो काम ही निकला है, कम हम्म। निकलने से फिर बीजेपी कैसे हार जीत गई, उसको तो लॉस हुआ है। मैं ये बात बता रहा हूं
ये पूरे का पूरा गड़बड़ घोटाला है, ये पूरे का हाँ पूरा, ये आटे में नमक नहीं है, नमक में आटा है। क्योंकि हाँ अगर आपकी वोट है, मैं कम जीतने की, कौन जीता है कौन हारता है ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपका, आपने परसेंटेज दिया है, प्रतिशत वोट कितना डला है। आप ही ने बताया कि उस हल्के में, उस विधानसभा के क्षेत्र में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये भी आप ही ने बताया है। हमने तो केवल जो 5वीं का बच्चा करता है परसेंटेज को फिगर में कन्वर्ट किया है। उसमें हाँ बदलने में हो सकता है हम 0.5 को एक गिन दिया हो, आपने ना गिना हो, आपने उसको छोड़ दिया हो, लेकिन एक से अंतर तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम्म वो तो क्योंकि दशमलव में जो आएगा उसी का अंतर होगा ना परसेंटेज में, तो हम्म बाकी तो आ नहीं सकता। तो ये आपने जो आंकड़ा बताया शाम को 8:46 पे, हम्म, वो दूसरे दिन सुबह बदल कैसे गया? रात में हाँ क्या हुआ उसी दिन हम्म, में? ये हम्म, एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक में नहीं बदला, और कोई 10-20 वोटें नहीं बदली, सैकड़ों में हम्म, वोटें बदली हैं। अगर हम्म, जिले देखे तो हजारों में बदली हैं, हम्म, 22 के 22 जिलों में बदल गई। ये हम्म, सवाल, 22 के 22 जिलों में आपने पूरे का पूरा आंकड़ा बदल गया आपका परसेंटेज के हिसाब से ईवीएम में। और ईवीएम में कितना वोट निकले ये भी आपने खुद ही लिखा, हमने तो लिखा नहीं है। हम्म, आपके वेबसाइट पे आपने डाला है कि जी मान लीजिए ये एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये असंध कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पानीपत रूरल है, ये पानीपत सिटी है, या ये फरीदाबाद है, निट है, या फरीदाबाद है, कोई भी आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। आप बोलते हैं ये करनाल है तो कोई भी आप बोल दो, सिरसा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में के अकेले अकेले कैंडिडेट को ईवीएम में कितना वोट पड़ा, ये आपने काउंट किया, मैंने तो किया नहीं। हम्म, आपने तो अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, किया, कोई प्राइवेट नहीं है। हम्म, उसका नीचे टोटल भी आपने खुद ही लगाया है, मैंने तो वो हम्म, टोटल उठाया है केवल वहां से। हम्म, हम्म, दूसरा, आप ही ने उसमें लिखा है कि कितने कितने पोस्टल बैलेट मिले हैं, डाक के जरिए जो वोट आया वो कितना कितना मिला है, और फिर टोटल कितना है। जब आपने ईवीएम का वहां वोट लिखा है कि कितना मिला हर एक को, नोटा को बीच में पा के, नोटा भी बीच में डाला हुआ है, वो आपको पूरे का पूरा वोट है, तो वोट जितने परसेंट के हिसाब से बदल कैसे गया? ये सवाल बड़ा ये है। हम्म, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि या तो ईवीएम पुख्ता नहीं है, ईवीएम परफेक्ट नहीं है, हम्म, क्योंकि इसी तो बहुत ईमानदार है ना, इसी तो हाँ कोई बेईमानी नहीं कर रहा, इसी तो ईमानदार है। वो कहता है हमारे जैसा तो ईमानदार कोई है नहीं है। तो कोई फिर नहीं। इसका मतलब या तो आपकी मशीन खराब है, हम्म, काम ठीक नहीं कर रही, या हम्म, फिर वही उस मशीन ने किसी और ने गड़बड़ कर दी। आप तो ईमानदार हैं, लेकिन कोई हम्म, चोर भी हो सकता है ना, हम्म, किसी और डाकू चोर ने उसको चुरा लिया वोट को, क्योंकि वोट तो चुराई गई है, वोट का तो अंतर आया है। बिल्कुल। अब इसी ये इसी बात सवाल, पर डॉक्टर साहब, इसी हाँ बात जी, पर एक बात और समझनी है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आपने बीच में कहा था, दर्शकों के लगातार जो कमेंट्स आते हैं मैं भी देखता रहता हूं, उसी को लेकर के दो तीन बातें साफ कर दें। एक जी जी बात की जी जो सवाल उठता है बार बार दर्शकों की तरफ से, दर्शक क्या कुछ जी खास लोगों की तरफ से, कि जी जी क्या जी ये वोट भाजपा को ही मिले। मेरा कहना जी यह है कि वो वोट भाजपा को मिले, कांग्रेस को मिले, निर्दलीय को मिले, किसी को भी मिले, जी अगर आंकड़ों में मतलब जी मिसमैचिंग है, आंकड़े हाँ मिसमैच हैं, तो हाँ इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जीता या कौन, किसको मिले, किसको नहीं मिले, इससे ना मुझे मतलब है, ना डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को मतलब। या कुल मिलाकर के मिसमैच अगर डाटा हो रहा है, और वो हाँ मिसमैच चाहे 100 वोट का हो, और चाहे 1000 का हो, चाहे 5000 का हो, अगर अच्छा मिसमैच, सीधी सी बात है, मशीन है, या मशीन में अगर 100 लोगों ने बटन दबाया और हाँ 101 भी आ गया, 101 में हाँ एक की बात कर रहा हूं, भले वहां पर या जीत हार का मार्जिन 1000 हो, लेकिन अगर या 100 लोगों ने बटन दबाया और 101 या आया, या तो फिर ये संदेह का विषय है, अविश्वसनीयता वहां पर है, वहां पर बेईमानी या चोरी है, इसको कोई है, नकार नहीं सकता है। जो लोग बिल्कुल ये बिल्कुल। कहते हैं कि क्या कांग्रेस को मिला, क्या भाजपा को मिला, इनको उनको ये जवाब है, भाई गलत मैं तो आप गलत है, वो बिल्कुल कांग्रेस को मिला या भाजपा को मिला, पहली बात। बिल्कुल, दूसरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे जी डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग या आशीष चित्रांशी ये बैठ करके यहाँ पर वीडियो में चिल्लाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में।
कोर्ट या में भी जा चुके उसका हैं, मैं जवाब दे कोर्ट में भी जा उसका चुके भी हैं। जवाब दे हाँ, दीजिए। मैं हाँ, अभी डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, मैं पहले अपने तरफ से बता दूं मोटी हाँ, बुद्धि से हाँ, हाँ, अपने, तो आप बोलिए, फिर बोलिए, टेक्निकल। बोलिए, मैं यही करूँ। हाँ, कोर्ट हाँ, में भी जा बोलिए। चुके हैं। दूसरी बात, हाँ, हम अपना दायित्व इस सरकार में जिस तरीके की तानाशाही प्रवृत्ति है, उसके हुँ, बावजूद अगर हम खुल करके बोल रहे हैं, तो हुँ, जो लोग घरों में बैठ करके उंगली उठाते हैं, हुँ, देखिए मैं दूसरे मिजाज का हुँ, जर्नलिस्ट हूं और पत्रकारिता भी दूसरे तरह करता हूं। मैं हुँ, हुँ, दर्शकों को खुश करने के लिए चापलूसी, व्यक्ति पूजा और चापलूसी, इसी के खिलाफ तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हम जी, दर्शकों के लिए भी, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करके कि आप जो कहो सब सही है, कि बस हमारे वीडियो देखो, और हम शाम को जी, पैसे की नहीं, इसके लिए नहीं है। मैं जी, निजी तौर पे नहीं इसलिए पत्रकारिता करता, वो साफ बताओ। जी, आपको जी, देखना है जी, देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। नहीं मत देखिए। लेकिन हम करते हैं, अपने ईमान से करते हैं, और जितनी जुबान खोलते हैं उसके लिए हर दिन क्या क्या हम सुनते हैं, कहां कहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें क्या क्या कहा जाता है, वो हमें पता है। हम नहीं आते हैं किसी से प्रोटेक्शन मांगने, जितना हमारे जीवन में लिखा होगा जितना दिन, उतने दिन का खाता चलेगा हमारा। बिल्कुल ठीक। बड़ा क्लियर कट में बोलता हूं। जी, बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो लोग ये इस टाइप की टिप्पणियां, अभी एक साइकोलॉजिस्ट की बात की डॉक्टर साहब ने, वो नाम नहीं लिए, मैं तो नाम भी ले लेता हूं। बहुत लोग चिढ़ जाते हैं कांग्रेस पर। अभी कांग्रेस को आईना दिखाया तो कुछ लोग कहने लगे जी हाँ, ये तो लग रहा है भाजपा से बिक गए। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, वो बड़े कांग्रेस के करीबी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक दिन बोल दिया हाँ, था ये बात। क्यों नहीं लड़ने जाते आप जब ये आंकड़े आते हाँ, हैं? वो हाँ, आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी, जो लोग जिस पार्टी के समर्थक हैं, दरअसल अंधभक्ति किसी की भी हाँ, बुरी है, किसी की बिल्कुल। भी बुरी है। जो लोग आज की तारीख में कहते हैं मोदी को हटाना है, तो मोदी को हटाने के लिए 108 बार मोदी हटाओ माला फेरने से थोड़ा मोदी हट जाएंगे। कि हमने हाँ, 108 बार मोदी हटाओ की माला फेरी थी। उसके या, लिए तर्क पे, तथ्य पे, संविधान के दायरे में रहते हुए सड़क पर, अदालत में, हर जगह काम करना पड़ेगा। या, बिल्कुल इससे नहीं। उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है, फिर आज एक विवाद ही पैदा हो सकता है मेरे नाम लेने से हो जाए, लेकिन उस, मैं अगर सही हूं, अगर गलत हूंगा तो बता देंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था। वो जाने माने साइकोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव की बात मेरे ख्याल से कर रहे थे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। अगर मैं दुरुस्त हूं तो। क्योंकि मैं जान रहा हूं कांग्रेस के लिए मंच से चुनाव, इसी हरियाणा चुनाव में, अब ये सवाल है, तर्क की बात है, गौर से सुन लीजिएगा। इसी हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के मंच से उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, भाषण दिया है। अब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से लेकर के और स्टेट लीडरशिप तक कह रही है बेईमानी हुआ, मशीन पर सवाल उठा रही है। और वो साहब कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ फेयर है, सब कुछ फेयर है। तो पहले जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि आप स्टूडियो में बैठ करके ज्ञान दे रहे हो, वो उनसे भी पूछ लो ना साहब कि आप कांग्रेस के या, मंच पर ज्ञान दे रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के लाइन के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो, क्यों या, जा रहे हो? ये सवाल होना चाहिए। दरअसल हम लोग, हमारे साथ बीमारी है, इस देश के साथ बीमारी है या, कि हम लोग तर्क नहीं करते हैं, या, हम लोग सवाल नहीं करते हैं, हम लोग बात से बात को पटकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है देसी में कि बात से बात को पटक दिया। तो बात से बात पटकते हैं हम लोग बात को तर्क से नहीं काटते, तर्क नहीं ढूंढते हैं। एक और देसी में कहते हैं मुंहजोरी, मुंहजोरी में हम लोग या, एक्सपर्ट हैं। हाँ, बातें बिल्कुल। कड़वी होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, बातें कड़वी होंगी, ठीक है। हमारी दो रोटी खाते होंगे, मैं एक रोटी खा लूंगा, लेकिन हम ये बिल्कुल। नहीं कहेंगे नहीं जी आप सही हो, आप सही हो। आज या, हर आदमी सही है बस। हाँ, वो जो जैसे कथा के अंत में, सत्यनारायण भगवान की कथा के अंत में कहा या, जाता है कि सब कुछ अच्छा है। हाँ, हाँ, अच्छा है, बिल्कुल ठीक ऐसे नहीं हो चित्रांशु सकता जी है। मैं आपने डॉक्टर साहब के पास, हाँ डॉक्टर साहब जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि हम किसी के नाराज होने से, किसी के हमारे को गाली निकालने से या तारीफ करने से हाँ हम उससे अपना विचार नहीं बदलते, जब तक हाँ। हमें कन्विंस ना हो कि हम गलत हैं। अगर गलत हम्म होंगे तो बदलेंगे, लेकिन किसी की गाली के या किसी के तारीफ के कारण हम नहीं बदलते, किसी के भय से, डर से नहीं बदलते, क्योंकि हम बिल्कुल। तो सच बोलना है। और जो आपने बात बताई, मैं एक ऐसे
उसमें परिवार से आता हूँ, एक छोटी सी एक उदाहरण हमारे दर्शकों के लिए, मैं क्यों दुखी हूँ कि एक भी, जैसे आपने बोला, एक भी वोट, हमारा ये दायित्व नहीं है कि कौन जीतता कौन हारता है। हमारा दायित्व ये है कि ईवीएम में जितना वोट डला उतना क्यों नहीं निकला। एक क्यों छोटी नहीं? सी अपने बचपन की उदाहरण देता हूँ। मैं दुकान करता होता था। एक दफा रात को हम हिसाब करते थे गले का, तो उसमें वो हिसाब मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास कोई आया, कहने लगा क्या बात है। मैंने बोला वो हिसाब नहीं मिला। कहने लगा बड़े हैं कम है। मैंने बोला चुन्नी बढ़ गई है। कहने लगा फिर क्या हिसाब करने की जरूरत है। मैंने बोला आज बढ़ी है, कल को कम भी तो हो सकती है। सवाल तो हिसाब का है, हिसाब मिलना चाहिए। हमें कौन जीतता है कौन हारता है, किसको मुनाफा होता है किसको घाटा पड़ता है, ये लाभ होता है हानि, ये हमारा काम नहीं है। हमारा पहला काम ये है कि जब ईवीएम पे आपने इतना जोर लगाया है कि जी ईवीएम तो बहुत बड़ी स्टैंडर्ड की है, जल्दी हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो पहला सवाल ये है कि इसमें ईवीएम में इतना अंतर आ क्यों रहा है, कौन कर रहा है ये। क्या ईवीएम में कोई नुक्स है? क्या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ होती है? क्या ईवीएम बदली जाती है? क्या ईवीएम में जो लिखा था वो झूठ लिखा था पहले? ईवीएम में वोट कुछ और पड़ा था, आपने परसेंटेज आपकी एनकोर में कुछ और दे दिया। वही तो बात होगी ना। ये काम तो इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं, क्योंकि मेरा कितना ऐसा है, मैं डॉक्टर हूँ। जब मैं डॉक्टर हूँ मेरे पास मरीज आता है कि जी आपने दवाई दी, मैं ठीक तो हुआ नहीं। तो हम देखते हैं कि अरे एंटीबायोटिक असर क्यों नहीं कर रही, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। गड़बड़ तो ढूंढना हमारा काम है, यही तो हमें ज्ञान बताता है। अब इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन, आप छोड़िए जो ट्रोल करते हैं, ट्रोल आदमी को छोड़ दें। निर्वाचन आयोग की जो ड्यूटी है वो कर नहीं रहा। मेरे को हाँ। कहने में कोई कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाचन आयोग ना तो हमें ये तसल्ली कराने को तैयार है कि भाई ईवीएम में क्या ये इतनी वोटें कम कैसे होगी, 22 के 22 जिलों में आपकी वोटें मिलती क्यों नहीं है। आप ही ने आंकड़ा दिया है ना, वो मिलती क्यों नहीं है, बताए तो सही ना। बस वो ऐसे नहीं 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 हम बहुत ठीक है, वो तो हर एक ही बोलता है मैं ठीक हूँ। कौन बोलता है अपने आप को, कौन बोलता है कि मैं गलत हूँ। सवाल है, हमारा प्रश्न बड़ा ये है। दूसरी बात आशीष जी, आप ठीक बोल रहे हैं। हम यहाँ, आपको तो मालूम है, अब 2-3 दफा हम प्रोग्राम कर सके, जैसे आपको, हालांकि आपका फिर भी ये थोड़ा बहुत रोजगार है क्योंकि आपके जरिया है। मेरे को तो पेंशन मिलती है। वो पेंशन इसलिए मिल रही है कि कहीं लोगों ने जीवन दान दिया इस मुल्क के लिए, मैं इतना पढ़ गया। अब मैं उस पेंशन पे गुजारा, मैं एक भी पैसा किसी से नहीं देता। कोई जोर लगा ले, मेरे को डॉलर देने को तैयार है इन इंटरव्यूज के लिए, मैं कोई पैसा नहीं लेता। मैं कभी नहीं देखता कि कितने लोगों ने इसको देखा इंटरव्यू को। क्यों नहीं देखता? जिसने देखना देखेगा। मैंने जो बात मेरे को ठीक लगती है वो करनी है, उससे कोई ना। हाँ, एक देखता हूं, अगर मैंने कोई गलती की होगी, वो कोई ऐसा कमेंट आया होगा तो उसको मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। सो इसलिए हम जो आपसे मेरे को, मैं तो आपसे बहुत मुतासर हूं कि आप भी, मेरे को तो, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे को तो कोई अंतर नहीं पड़ता, अगर मैं नहीं भी रोटी खाऊं क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका तो जीवन पड़ा है अभी बहुत, फिर भी आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं सब लोगों को बताता हूँ, जब मैं किसी नौजवान को काम ऐसे करके के देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार इसकी तो पूरी उम्र पूरी है, ये इतनी कुर्बानी कर रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं क्यों ना करूं। जब मैं किसी मेरे से बड़े बुजुर्ग को देखो, मैं सोचता हूँ यार इतनी 90 साल की उम्र में कर रहा है, मैं तो 77 साल का हुआ हूँ, मैं क्यों ना करूं। हमें एक दूसरे से बल मिलता है कि देश को बचाने के लिए, हमारी प्रजातंत्र को बचाने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, हमारा निर्वाचन का निष्पक्ष होना, पारदर्शी होना और फेयर होना, सही होना, ये जरूरी है। यही तो हमारी नींव है। अगर निर्वाचन पे ही प्रश्न उठ गया कि ये तो पता नहीं बना है, जो एमएलए एमपी बना है वो पता नहीं जीता भी है कि ऐसे ही बना दिया, तो फिर देश कैसे चलेगा। इसलिए हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल कोई निजी के किसी से लड़ाई नहीं है, किसी का कोई बुरा करने के लिए नहीं है या किसी का चंगा करने के लिए। हालांकि हम साइड लेते हैं, ऐसा कोई, हम कोई न्यूट्रल नहीं है। आई एम वेरी क्लियर, एटलीस्ट मैं तो साइड लेता हूँ। जो जो देश को बांटेगा मैं उसके खिलाफ हूँ, जो देश को एक बनाए, जो देश की जो
जो जो गरीब गुरबा जो जो वंचित लोग हैं, जो वंचित लोगों के साथ होगा मैं उसके साथ हूंगा, हमारे गुरु ने ये बताया बिल्कुल। है। हम हम्म, हम्म, तो जो जो किसी बड़े कारपोरेट के साथ होगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन हमारी जो हमारा विश्लेषण होगा, अगर वो कारपोरेट के हक में जाएगा, हम ये जुर्त रखते हैं बोलने की कि हाँ ये उसके हक में है, बात उसकी ठीक है। अगर हमारे वंचित लोगों के विपरीत भी जाएगी कोई बात, तो हम बोलेंगे हाँ ये विपरीत है, इसको ठीक करने होगा। क्योंकि जब विश्लेषण हम करेंगे तब हम निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन हम किसके साथ हैं, ये हमारा अधिकार है। हम वंचित लोगों के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि ये करना चाहिए। लेकिन ये बात किसी का जे मन में होगा, मैंने जम्मू एंड कश्मीर का चित्रांश इसीलिए लिया है। बहुत से लोगों ने बोला, एक भी मैंने कोशिश किया सुनने की, क्योंकि दूसरों को सुनना भी चाहिए, अभी पता हम्म, चलता ज्ञान। तो किसी ने जे एंड के की बात ही नहीं की हम्म, जिस तरीके से होनी चाहिए। फिर मैंने पूरे के पूरे सारे इनके ना तीनों तीनों फेज के मैंने डाउनलोड किए, प्रिंट कर निकाले, प्रिंट हम्म, निकाल के स्टडी किया। जो मैंने आपको आंकड़ा बोला है, ये आज ही मैंने सुबह सुबह तैयार किया है। कि भी ये जो इसमें वो भी देखा मैंने, भी यार लोग कहते हैं कि जे एंड के तो बोलते नहीं, वहां क्या हुआ है। मैंने उसको स्टडी किया है, और आज ही किया है। प्रिंट पहले भी दो तीन निकाले हुए थे, आज पूरे निकाल के उसको स्टडी किया, फिर पेन से लिखा, इसलिए मैं टाइप भी नहीं कर पाया। ये एक बात मैं और दिखा रहा हूँ चित्रंशी जी, ये मैंने कल जी। सीटों का एक निकाला। हम्म, अब हम्म, ये देखिए, ये 23 सीटें बीजेपी को जो जैलो की हाँ, हुई हैं, हाँ, और 2 हाँ, सीटें एनएलओ को। हाँ, ये दो 2.25% बढ़ावा किया इन्होंने 7 तारीख को रात को, हाँ, उसके बाद की बढ़ी हुई है। अब 25 सीटों की तो लूट होगी ना। हम्म, हम्म, अगर कोई हम्म, चाहे तो मैं पढ़ देखता हूँ, हम्म, ये सीटों के नाम फटाफट 1 मिनट में ही पढ़ूंगा। देखिए जी, हाँ, हाँ, पंचकुला में, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में इन्होंने कालका की सीट 10,888 वोट से, हम्म, वोट बढ़े 46,000। इसी तरह अम्बाला में 83,000 वोट बढ़ाया, 7277 से अम्बाला कैंट जीत गए। यमुनानगर में 8428 वोट बढ़ाए, लेकिन सीट का कोई अंत नहीं पड़ा। कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़ाए, लाडवा की सीट 16,054 वोट से जीत गई बीजेपी। हम्म, तो ये कैथल में 1233 वोट बढ़ाए, लेकिन सीट का कोई अंतर नहीं पड़ा। करनाल में 19,737 वोट बढ़ाए, 2 सीटों का अंतर पड़ गया, एक गरौंदा, एक असंध। गरौंदा जीता हम्म, इन्होंने 4531 वोटों से, और असंध हम्म, जीता 2306 वोटों से। हम्म, इसी तरह इन्होंने पानीपत हम्म, में ओवरऑल तो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट में 8,000 वोट। हम्म, तो हम्म, यहाँ ये जो वोट है, ये 25,279 वोट से इन्होंने बढ़ा दिए ओवरऑल, हम्म, बढ़ाए जो हम्म, 2.35 है। वो 8,000 का तो अंतर है इनकी कैलकुलेशन के बाद भी। तो 25,279 वोटों से इन्होंने इसराना सीट 13,895 वोटों से जीत ली हम्म, बीजेपी ने। सोनीपत में इन्होंने 18,821 वोट बढ़ाए, 21 वोट बढ़ाए, 2 सीटें जीती, राय और खरखौदा। राय हाँ, में 46,073 वोटें, और खरगोदा में 5335 वोटें थे। इसी तरह रोहतक में इन्होंने 10,000 वोट बढ़ी, लेकिन वो सीट कोई नहीं मिली। झज्जर में 25,820 वोट बढ़ी, लेकिन सीट में कोई अंतर नहीं पड़ा। चरखी दादरी में 46,000, देखिए पंचकुला में और चरखी दादरी में, दोनों में 7 बज के जो वोट थी, 7 बजे वो 12 बजे वही रही, 46,000 दोनों में बढ़ा दी। हम्म, पंचकुला में एक सीट जीत गए कालका की, चरखी दादरी में दोनों जीत गए। भादरा हम्म, जो सीट है वो 7,000 75,185 वोटों से, और दादरी 1957 वोटों से जीता। हम्म, भिवानी में इन्होंने 42,514 वोटें बढ़ाई, 2 सीटें एक्स्ट्रा जीत गए, तोशम और भवानी खेड़ा। तोशम है हम्म, 14,257 वोट से, और भिवानी खेड़ा है 21,779 वोट से, क्योंकि हम्म, वोट ही 42,000 बढ़ा दिया। जींद में, अब जींद में बड़ा बड़ा खेल हुआ है, इस हम्म, खेल को तो कोई सोच ही नहीं सकता। हम्म, देखना है जींद में 51,445 वोट बढ़ा दी, इससे हम्म, 4 सीटें जीत गए एक्स्ट्रा। हम्म, सफीदों 4,037 वोट से, हम्म, जींद 15,807 वोट से, हम्म, उचाना कलां 32 वोटों से, हम्म, और नरवाना 11,499 वोटों से। 4 सीटें जींद में एक्स्ट्रा जीत ली, वोटें बढ़ाने के कारण। हम्म, 7 तारीख को जो बढ़ाई गई हैं, जो उन्होंने बोला ना, इनके हम्म, एक्स सीएम ने अब भी सीएम बन गए हैं,
तो उन्होंने जो बोला था कि सब प्रबंध कर लिया, ये प्रबंध है। तो सिरसा में इन्होंने 32,000, फैजाबाद में 1868 वोटें बढ़ाई, सीट नहीं मिल पाई। सिरसा में 32,991 वोटें बढ़ा के 2 सीटें जीत ली। डब्बा वाली वो इनेलो को मिलियां दोनों, इंडियन नेशनल लोकदल को। डब्बा वाली 610 वोटों से, रानिया 4,191 वोटों से। हिसार में इन्होंने 21,690 वोटें बढ़ा ली, 2 सीटें एक्स्ट्रा जीत ली। आदमपुर 7,227 से, नलवा 12,144 वोटों से। महेंद्रगढ़ में इन्होंने 9,338 वोटें बढ़ा के 2 सीटें जीत ली एक्स्ट्रा। अकेली 3,085 वोटों से। महेंद्रगढ़ 2,648 वोटों से, 2648 वोटों से। तो इसी तरह रेवाड़ी में 37,672 वोट बढ़ा दिया। 7 तारीख को जो बढ़ाया, मैं वो बात कर रहा हूँ, 5 वाला नहीं, 5 को जो बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। 7 वाला उसको बढ़ाने के बाद इन्होंने 2 सीटें और जीत ली। बावल 20,011 वोटों से, कोसली 17,209 वोटों से। इसी तरह इन्होंने गुड़गांव में 3461 वोटें बढ़ाई, लेकिन सीट नहीं बढ़ी। मेवात में वोटें कम कर दी, 133 माइनस कर दी। जितनी वोटें 11 बजे थी उसे कम कर दी। अब ये भी तो एक नया मतलब है, कोई सोचने वाला कि जितनी वोट पड़ गई थी वो कम कैसे हो गई भाई। अपनी गिनती, अभी गिनती से पहले की बात है ये, 7 तारीख को कम कर दी। तो 133 वोट कम कर दी, सीट का तो कोई अंतर नहीं। पलवल में 4514 वोटें बढ़ा ली, लेकिन सीट का अंतर नहीं पड़ा। सीट तो बड़ी नहीं है। फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में इन्होंने 18,484 वोटें बढ़ा ली, उसे 1 सीट इनको एक्स्ट्रा मिल गई, बडखल, जो 6,181 वोटों से। अब ये मैंने एक एक का केवला केवला कैलकुलेट करके, ये बड़ी जो सीटें पड़ी हैं, एक एक की जितनी वोटें, ये इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये मैंने पूरे का पूरा ये किया है। तो इससे हमें ये एक बात पूरी सामने आ जाती है कि ये चोन लूटी गई है। मैं ये कहने को चाहता हूं, किसके हक में लूटा ये छोड़ दो, अभी लूटी गई है। और लूटने में जो रहबर थे, जो रेफरी थे, उसकी जिम्मेवारी। इसमें मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। कोई बोलेंगे नहीं नहीं, इसी इसी जो निर्वाचन आयोग है भारत के, निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है कि लोगों को जहां वोट डला वहीं जाए। निर्वाचन आयोग ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े उसी के दिए हुए हैं। वो वही निर्वाचन आयोग ही बोल रहा है, चित्रवंशी जी, कि ईवीएम में जो वोट पड़ गया उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। हम मानते हैं कोई नहीं आता। हम ये भी मानते हैं कि निर्वाचन आयोग तो बहुत ईमानदार है, बहुत ही पारदर्शी है, लेकिन निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कहीं गड़बड़ है। अब निर्वाचन आयोग के पे ये दायित्व है कि भारत का जो निर्वाचन करने वाला व्यक्ति है, वोट डालने वाला व्यक्ति है, मतदाता है। मैं सियासी पार्टियों, राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा। जो मतदाता है उसको बताए कि ये गड़बड़ कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, क्यों हुई है। ये बातें तो निर्वाचन आयोग को ही बतानी होगी। मैं ऑपरेशन करता हूँ, अगर मरीज खराब हो जाए तो उसको मैंने ही बताना है ना कि भाई तेरे क्या गड़बड़ होगी, मेरे से हुई है, किसी और से हुई है, कोई तो कारण होगा ना। अब निर्वाचन आयोग चित्राशी जी बताने को तैयार ही नहीं है। अब लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ, फिर आप सवाल कर लेना अगर कोई हुआ तो। वो ये है कि निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष है, उसको एक पक्ष के हक में और दूसरे पक्ष के विरोध में बोलने की क्या जरूरत है कि जी ईवीएम पे ये हार जाएंगे, फिर ईवीएम पे इतराज उठाएंगे। ये तो उसको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, वह जो जो बोलता है जब जैसे मेरे को तो वैसे जो विपक्षी दल हैं, वो उनका भी एक दायित्व है। वो कहाँ गए? निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग कहाँ का फैसला करेगा? वो तो अपनी गलती बताना, उसको बगैर जाए बताना चाहिए था, वो बताने को तैयार नहीं है। तो आप वहां जाके क्या करेंगे, क्या मिलेगा आपको? इसलिए आज देश का जो लोकतंत्र है, जो ये प्रजा, जो हमारे लोगों ने इतनी जो जाने देकर दिया है, और देश का बंटवारा हुआ, इतने लोग कत्ल हुए, घर बेघर हुए, उसका उसको बचाने के लिए, इस देश की एकता को बचाने के लिए, इस देश की इज्जत को, मान इज्जत को बचाने के लिए, इसकी परंपराओं को बचाने के लिए, इसके इतिहास को बचाने के लिए आज हमें जरूरी है
कि हम निर्वाचन ठीक करवाएं, उसके लिए सड़कों पे आना होगा। मेरे को अब एक बात सचमुच में ऐसे नहीं लग रहा कि ये कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के, कहीं वीडियो में चर्चा करके किसी की, हम तो कर सकते हैं क्योंकि लोगों में जाता है, लेकिन जो मैं राजनीतिक लोगों के लिए कि वो कहीं इंस्टाग्राम पे डाल के, फेसबुक पे डाल के, कोई वीडियो डाल के, उससे अब राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति जानी होगी सड़क पे जाके। सड़क पे जाएंगे, जब सड़क पे हम राजनीति करेंगे तो संसद जो है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, नहीं तो नहीं निभाएगी, सवारा हो जाएगी संसद। डॉक्टर साहब, दरअसल आवारा हो जाएगी नहीं, आवारा हो चुकी है, क्योंकि ठीक है। अब तो एक्स पर राजनीति हो रहा है, ट्विटर पर राजनीति हो रही है। अब हाँ, न जेपी है, न कोई जेपी हाँ, इस देश में दिख रहा है कि जिसके पीछे हाँ, इस देश के राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता खड़े हो जाए। और ना वो जनरेशन, उस जनरेशन पर कितनी भी आरोप लग जाए कि करप्शन से या ऐसे कोई भी आरोप लगे, लेकिन वो जनरेशन भी नहीं है जिस जनरेशन में जनता दल के या जनता पार्टी के तमाम नेता, समाजवादी नेता, शरद हाँ, यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह हाँ, यादव, रामविलास पासवान, एक लंबी फौज, मोहन मधु दारिया, लिमरे, मोहन दारिया वगैरह कोई नहीं रहे, चंद्रशेखर मोहन दारिया कोई नहीं हाँ, रहे जो चंद्रशेखर, यंग जॉर्ज टर्क थे। फर्नांडिस, मधु दंडवते, वो कोई हाँ, रहे नहीं। अब तो दरअसल जो आपने कहा कि जिसको जवाब देना है, वो तो जवाब देने को तैयार नहीं है। वो तो बशीर बद्र बनने का ख्वाब देख रहे हैं और ट्रक के पीछे लिखे हुए शायरी पढ़ रहे हैं। ट्रक या, के पीछे लिखी हुई शायरियां पढ़ते हैं और उनको समझ में, उनको लगता है, खुशफहमी है कि मैं बशीर बद्र हूं। उनसे पूछो हाँ, ईरान की बात तो जवाब देते हैं तुरान की। उनसे या, कहा जाए कि आप, मैं वही कहा ना कि इस देश की के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि या, तर्क की बात नहीं होती है। हाँ, जब उनसे बिल्कुल, बोला जाए, जैसे अब डॉक्टर साहब ने, आपने बोला कि मशीन में 100 वोट पड़े थे, 110 कैसे गिने गए? तो वो कहते हैं विपक्ष हारेगा तो सवाल उठाएगा। अरे भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी राजनीति करना नहीं है। ये काम या, कांग्रेस का है, भाजपा का है, मोदी, राहुल, अमित शाह ये लोग कर लेंगे। तुम ये या, बताओ 100 का 110 हुआ कैसे? होगा कैसे? तुम्हारा काम ये है। हाँ, और अगर तुम्हें भी बिल्कुल, ऐसे लफाजी करनी है, जुबानी जमा खर्च करना है, तो इस्तीफा या, दीजिए, जाइए भाजपा या, में, कांग्रेस में जाइए और लफाजी कीजिए राजनेताओं की तरह पे। हाँ, कई जज साहब चली गए तो आप भी चले जाओ। हम्म, कई जज साहब चले गए हैं, आप भी हम्म। इस्तीफा दो और चले। ठीक आप है। भी जाओ, बीआरएस ले लो, जाओ। हालांकि देर सवेर हाँ, जाएंगे ही, हो सकता है, इतने निष्ठा हाँ, से काम कर रहे हैं तो देर सवेर जाएंगे ही। या, लेकिन हाँ, सवाल ये है सर, आखिरी सवाल में खाली ये सवाल, ये मतलब मेरे, मैं निजी तौर पे समझना चाह रहा हूँ, जी, ये जी, जी, ट्रेंड चलता रहेगा, फिर वाकई कई बार ये हताशा सी होने लगती है, फिर हम क्यों चीखे चिल्लाएं? दुनिया, मतलब अब मैं क्या बताऊं, मैं तो ऐसी स्थिति, आपने अभी कहा तो मैं बड़ा उसको दिल तक ले रहा था। मैं तो साफ कहता हूं, हम यहाँ पर, लोग कहते हैं, कई लोग मुझको कहते हैं कि आप बैलेंस करके थोड़ा चलिए। तो मैं कहता हूं बैलेंस तो दुकान पर होता है किराने की, एक तरफ बाट या, रखा जाता है, एक तरफ सौदा रखा हाँ, जाता है, वहां पर बैलेंस हाँ, होता है कि 1 किलो हाँ, का बाट रखा है तो 1 किलो चावल रखेंगे, बैलेंस होगा। हाँ, हाँ, हम दुकान तो खोले नहीं है, या, यहाँ बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पर जो या, नफरत बेचने वाले हैं, जो समाज में हाँ, विभाजन करने वाले हैं, जो देश के हाँ, लोकतंत्र और संविधान पर गिद्ध हाँ, दृष्टि रखे हुए हैं, हम उनके खिलाफ हाँ, बोलेंगे। बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमें कोई संतुलन और कोई बैलेंस नहीं बनाना है। हाँ, बैलेंस बनाना, बिल्कुल, संतुलन करना होता है। लेकिन ऐसे हाँ, हालात में, अब देखिए 2 चुनाव और हैं, मध्य प्रदेश, हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड। झारखंड में, हाँ जी। फिर ये मशीन होगी, फिर वही राजीव कुमार होंगे, फिर वही ढांचा होगा, वही स्ट्रक्चर होगा। कैसे ये डेमोक्रेसी आपको लग रहा है बचेगी? देखिए, कोई रास्ता देखिए, आपको लग देखिए रहा है? चित्रवंशी जी, मैं एक बात आपको बोलने को तैयार हूँ। हुँ, मैंने बहुत सी सर्द रुतें और बसंत रुत देखी है। हाँ, एक बात है कि एक इंसान भी जब लड़ता रहता है हुँ, तो कभी ना कभी सूर्य की लाली लालिमा आती है। हम तो बहुत लोग हैं, एक हुँ, भी जब लड़ता रहता है, हमें लड़ना होगा, हमें बोलना होगा, ये सोच के नहीं कि हम तो अकेले हैं। कोई बात नहीं, आज हम अकेले हैं, कभी ना कभी और लोग उठेंगे। हमें भी किसी ने उठाया था, हम कोई माँ हुँ, के पेट से सीख के नहीं आए थे। हाँ, तो इसलिए हाँ, जो आप हमारे लोगों की जो आप सोचते हैं, इसमें बिल्कुल मेरे को बहुत से दोस्त मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते रहते हैं, हमें तो लगता है कि ये बद से बदतर हो रहा है। मैं, हाँ, हो रहा हुँ, है बदतर, लेकिन हम ये हुँ, मानने के पहले तो ये बद से बदतर हो रहा है।
ये तो सच है। लेकिन ये मानना कि ये अब ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो कितना चिंतनशील जी ऐसा है, जब कोई मरीज मेरे पास आता है, कई दफा वो 99% मरने वाला होता है। मैं आपको कोई हम्म, छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ, मैं हम्म, क्यों विश्वास रखता हम्म, हूं। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद हम्म, एक कपूरथला से डिपो की बस दिल्ली से गुरदासपुर जाती थी। हम्म, उसमें जो आतंकवादियों ने हम्म, गुरदासपुर 20 किलोमीटर पीछे कत्ल कर दिया बस में। वो बस हम्म, वाला ड्राइवर कंडक्टर मिले हुए थे, वो ऐसी बस चलाते आए, 3 थाने पड़ते थे रास्ते में, हम्म, बचाया नहीं। हम्म, अस्पताल में आके बस लगा दी। तो हम्म, मैं गया, वहां तो बहुत नेतागण सब लोग इकट्ठे हो गए, तब तक लोगों को पता चल गया सब, इतना हम्म, भरा हुआ चौगान। तो मेरे को कहने लगे वो बड़े नेतागण के, डॉक्टर साहब आप देख लो, मेरे इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने देखा हुआ था। अब जब मैं देखा तो एक पीछे वाली जो खिड़की होती है बस की, उसके बीच में गिरा हुआ था, उसमें कहीं सांस चल रहा था। हम्म, हमारा जो डॉक्टर था वो बेचारा एमबीबीएस था, उसने तो उसको मृत घोष कर दिया था। हम्म, लेकिन मेरे को लगा कि हमने उसको उठाया, कोई उसकी हम्म, उम्मीद नहीं थी बचने की, वो बच गया। हम्म, हम तो ये बात जीवन में एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा देखते हैं, जिसका बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि यार ये तो गया, तब भी क्योंकि हम अपने एफर्ट नहीं छोड़ते। अगर हम अपना हौसला छोड़ देंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे, तब तो जाएगा जाएगा। सो इसलिए हम तो होप अगेंस्ट होप जिसको बोलते हैं, कि हम तो उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। और वो हम्म, उम्मीद हमने जीवन में देखा है चित्रांशी जी, कि वो पूरी भी हम्म, होती है। कितने दफा मरीज ऐसे बहुत ही, जिसका बचने का कोई उम्मीद नहीं होती, वो बच जाते हैं। जिसका सर्जरी करते हैं, कई दफा होता है कि इसको तो करूब हो जाएगा चेहरा, वो चेहरा बहुत सुंदर निकल आता है। सो हम्म, इसलिए हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से, हमारी अगली जो जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो लड़ेगी। हम्म, लड़के बगैर तो सरेगा नहीं। तो इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन अपनी, निर्वाचन आयोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, लेकिन एक दिन उसको कटघरे में खड़ा होना होगा, उसको निभानी होगी। तो जब वो निभाएगा, हमारे को ब्लू स्टार में हमारा सारा हॉस्पिटल हैंड ओवर कर दिया था। अब वो डीसी जिसने हैंड ओवर किया था, पहले तो तभी उसको माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन अब वो संगलों से बंधा हुआ है। पैसा तो बहुत है हम्म, उसके पास, तो हम्म, जीवन नहीं है उसका। एक बात मैं हम्म, थोड़ी सी छोटी सी और बता देता हूँ, जो आपने हम्म, पूछा था। जैसे हम्म, भिवानी में 833 वोटें जो हैं, ईवीएम में कम निकली हैं जितनी वोटें होनी चाहिए थी। और ये जो मैंने पानीपत में बताया था, 6,835 वोटें ज्यादा निकली हैं। हम्म, और ये है जो रेवाड़ी में 806 वोटें कम निकली हैं। रोहतक में 706 कम निकली हैं। हम्म, सोनीपत में 1429 वोटें कम निकली हैं। हम्म, फरीदाबाद में 1394 वोटें कम निकली हैं। अब ये हमारा जो है इलेक्शन, पलवल में 882 कम निकली हैं। ये हम्म, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि इस चार्ट को उसी ने दिया है, हम्म, हम्म, इसको जस्टिफाई करे। अगर वो नहीं करेगा, तो हम लोग, आप लोग, हम लोग मिलके कभी ना कभी तो बिगल तो बजाते रहेंगे, हाँ कोई तो हाँ, जागेगा। हम्म, तो इसलिए ये मैं तो बता आपसे एक बात, कि आप जैसे लोग ही इस देश को चलाएंगे। चलाएंगा मतलब हमने कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन नहीं, हम अच्छी राजनीति के लिए काम करते रहेंगे, देश के लिए काम करते रहेंगे। चाहे जितना चिर जान है, जितना चिर प्राण है, उतना चिर देश के लिए काम करेंगे। और अब हमारा काफिला बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा। मैं आज बता रहा हूँ, कभी एक बिना हम रहे या ना रहे, बिल्कुल, ये देश रहेगा। यहाँ के नौजवान रहेंगे, यहाँ के युवा रहेंगे, यहाँ की युवतियां रहेंगी, और ये देश आगे बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। 5,000 साल की हमारी इतिहास है। बिल्कुल इस भरोसे के साथ ये यकीन करिए, ये आवाज बंद, मैं बार बार कई बार ये बात कहा हूं, कई बार कहा हूं, जब तक सांस है तब तक ये आवाज बंद नहीं होगी, न सवाल बंद होंगे। इसको आखिर में मैं हंसते मुस्कुराते हुए कह रहा हूं कि आवाज, किसी को खुशफहमी हो तो सांसें रोकनी पड़ेंगी, आवाज ऐसे नहीं रुकेगी, ना सवाल रुकेंगे। बहुत सारे लोग, मैं कहा ना, बार बार मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं शायद, मैं अपने आप को बड़ा वो नहीं कहता, लेकिन शायद और कोई नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूं कि मैं भी जो कहता हूं, मैं डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम्स में अक्सर एक बात कहता हूं कि जो मैं कहता हूं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं सोचता हूं वो एग्जीक्यूट करूं। या मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप यकीन मत करिए आंख बंद हाँ। करके। आप मेरी भी बातों पर
अपने तर्कों की कसौटी पर उसको कसिए, उसको चेक करिए, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करिए, तब मेरी बात मानिए। क्योंकि हम बेसिकली जिस दिन ये हो गया कि किसी के भी बातों पर हम आंख बंद करके यकीन करना छोड़ दिए, हम व्यक्ति पूजक नहीं रहे, उसी दिन से बड़े तानाशाही सरकारें उखड़ जाएंगी, उसी दिन उखड़ वो जाएंगी। कर जाए। बिल्कुल जिस दिन, बिल्कुल। हाँ, आंख बंद करके। तो मेरी बात भी आप लोग जब तक अपने तर्क की कसौटी पे मत कस लीजिए, मत यकीन करिए, कतई मत करिए। लेकिन जब भी हम आईना दिखाते हैं तो जो अंधभक्त होते हैं, जो किसी भी मतलब किसी न किसी के वो भक्त होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के, वो अंधभक्त कोई, मैं बताऊं आपको, यकीन करेंगे, मैं कमेंट्स रखता हूं कई बार स्क्रीनशॉट की, एक बार मैं प्रोग्राम करूंगा इकट्ठा। जी जी जी। कुछ लोग हमारे साथ, अशोक वानखेड़े जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो और हम दोनों साथ करते हैं इस पूरे चैनल के प्रोग्राम। आता है कोई लिखेगा शरद पवार का एजेंट है ये, कोई लिखेगा ये गडकरी का एजेंट है, कोई लिखेगा मोदी का है, और अधिकांश लिखेंगे राहुल गांधी का एजेंट है, पप्पू है। हम यही नहीं आज तक समझ पाए कि बताइए इस देश के जितनी विपरीत विचारधाराएं हैं सबके एजेंट हम हो गए। हाँ और मुझे बिल्कुल। लगता है यही हमारी कामयाबी है, क्योंकि यही हम इस ताकत लोक, है। यही ताकत है। और मैं आज बता दे रहा हूं कि मैं हूं एजेंट, मैं हूं हाँ, एजेंट, आज बता दे रहा हूं पहली बार, मैं हूं एजेंट, इस देश के लोकतंत्र का एजेंट हूं, इस करता है। देश के संविधान का एजेंट हूं मैं, इस देश के या, बस, लोकतंत्र और संविधान का एजेंट हूं। उसके लिए जितना मुझे मुखर होना पड़ेगा, जितना तीखा बोलना पड़ेगा, और जब तक बोलना पड़ेगा बोलूंगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब जैसे अभिभावक हमारे साथ हैं, अभिभावक ही मैं कहूंगा, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, पितृतुल्य हैं हमारे लिए। एक होता है ना कि एक जो है फादर फिगर टाइप में, तो वो उस टाइप में फादर फिगर है, अभिभावक है, मार्गदर्शक है। और इनमें अगर इतना जोश है तो इनके जोश को हम सूद ब्याज समेत आगे बढ़ाएंगे, सूद ब्याज समेत आगे बढ़ाएंगे, उसमें कम नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप की ये जो तपस्या है ये आप जारी रखिए, हम साथ साथ, आप हमारे अभिभावक हैं, साथ साथ आपके ये जो है अनुज, आपके आने वाली पीढ़ी, हम लोग, हम आपके साथ हैं। और साथ हैं क्या, हम कोशिश करेंगे कि आपके कदम से कदम बढ़ाएं, जहां आप कहे तेज चलो तो वहां हम तेज भी चलेंगे। एक लाइन मैं दर्शकों बोल से, के अपनी बात जी कर रहा हूँ। जी जी हमारे गुरु जी ने बोला है, गुरु साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, मेरा जी मुझ में कुछ नहीं, मेरा जी मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये हमारे देश का है सब हमारा, तो उनको ही देश को सौंप रहे हैं, जनता को सौंप रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, यही चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। इजाजत दीजिए आप लोग। डॉक्टर साहब, आप वक्त भी इतना देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं, आपको प्रणाम है। दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा जागरूक हो जाइए, इस देश के लोकतंत्र के लिए जागरूक हो जाइए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।